Hello everyone, this is Shreya Pandey and I welcome you all to the Lloyd channel. In this video, we are going to discuss the expected questions of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita for the All India Bar examination. And our first question is, how many sections are there in the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita? And the options are, option A, that is section 511, option B, 531 sections, option C, 358 sections, or is it option D, that is 484 sections? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में टोटल कितने सेक्शंस हैं? And the correct answer to this question is option B, that is there are total 531 sections. अगर हम CRPC की बात करें, that is क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें हमारे पास टोटल सेक्शंस हैं 484 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने सीआरपीसी को रिप्लेस कर दिया है। अब हम जहां जहां पर भी सीआरपीसी अप्लाई होती थी उन जगहों पर हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता देख सकते हैं। अगर हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में टोटल 511 सेक्शंस हैं और जो आईपीसी को रिप्लेस करा है भारतीय न्याय संहिता ने उसमें टोटल 358 सेक्शंस हैं और सीआरपीसी में तो टोटल 484 सेक्शंस हैं। हमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और सीआरपीसी दोनों को पढ़ना है, इसीलिए जब भी आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ रहे हैं तो आप सीआरपीसी की रिवीजन करते चलिए बिकॉज बोथ द एक्ट्स आर कमिंग इन आवर AIB एग्जामिनेशन। Our next question is, how many chapters are there in the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता? एंड जहां भी मैंने BNSS लिखा है इट विल कोट एज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो BNSS में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? Is there 20 chapters, 21 chapters, 37 chapters और 39 chapters? तो अगर हम बात करें सीआरपीसी की तो सीआरपीसी में टोटल 37 चैप्टर्स थे और अगर हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंटली वी हैव 39 चैप्टर्स। दैट मींस ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वर्ड बेल has been defined under which section of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता? बेल की डेफिनेशन इनमें से कौन से सेक्शन में दी हुई है? बेल की डेफिनेशन हमारे सीआरपीसी में नहीं थी, इसे न्यूली ऐड करा है, इसलिए ये वाला सेक्शन और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेल की डेफिनेशन किस सेक्शन में दी है और बेल का क्या मतलब होता है ये आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए। दी ऑप्शंस आर सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, is it option B, that is section 2 clause 1 subclause B? Is it option C, that is section 2 clause A, or is it option D, section 2 clause B? Bail की definition. And the correct answer to this question is option B, that is section 2 के clause 1 के subclause B में bail की definition मिलेगी हमें। The next question is, the word audio video electronic means has been newly added in the definition of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता under which section? हम देख सकते हैं कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की भी डेफिनेशन अब ऐड कर दी गई है, तो इसे कहां डिफाइन करा गया है? एज पर दी BNSS, the options are section 2 clause 1 subclause A, is it section 2 clause 1 subclause B, is it section 2 clause 1 subclause C, or is it option D, that is section 2 clause 1 subclause D? And the correct answer to this question is option A, that is section 2 clause 1 subclause A defines the audio video electronic means. अगर आप सेक्शन 2 देखते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का तो इसमें सारे डेफिनेशंस दिए हुए हैं और इसके जो डेफिनेशंस हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, इसीलिए ए फॉर ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होता है, तो आप सबसे स्टार्टिंग में ही देख सकते हैं इस चीज को। एग्जाम में आपके हाथ में बैरेक्ट होने वाली है, बैरेक्ट देखकर आपको आंसर करना है, इसीलिए आप बैरेक्ट पढ़िए और साथ ही साथ इंडेक्स भी रिवाइज करते चलिए जिससे आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच डेट डिड द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कम इनटू फोर्स? यहाँ पर इन्फोर्समेंट की बात हो रही है।
आप इन बात का ध्यान रखिएगा कि इन्फोर्समेंट डेट अलग होती है और अडॉप्शन डेट अलग होती है। इन्फोर्समेंट डेट वो होती है जिस दिन हम लागू कर देते हैं इस एक्ट को, किसी भी एक्ट को, और उस दिन से वो एक्ट वर्क करने लगता है। लेकिन जो अडॉप्शन डेट होती है, अडॉप्शन डेट के दिन हम प्रेसिडेंट की असेंट लेते हैं उस एक्ट पर। तो यहाँ पूछा जा रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कब से लागू हो गई? इज इट 1st of March 2024, 25th of December 2023, 1st of April 2024, और इज इट 1st of July 2024? आई होप इसका आंसर आपको पता होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 1st of July 2024। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के साथ साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता को भी इसी दिन इन्फोर्स करा गया था। ये तीनों क्रिमिनल लॉज की इन्फोर्समेंट डेट सेम है और एडॉप्शन डेट भी सेम है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एडॉप्शन डेट पर ही है। पूछा जा रहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को कब एडॉप्ट किया गया। एडॉप्शन दैट मीन्स प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली थी हमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर। The options are 25th of December 2023, is it 31st of December 2023, 1st of January 2024, or is it 1st of April 2024? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑन 25th of December 2023 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता एंड दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम को एडॉप्शन का डेट माना गया है। इसी दिन हमें प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी। The next question is, FIR is to be registered under which section of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता? FIR that means First Information Report को हम रजिस्टर करते हैं according to which of the following sections? Is it section 154, section 164, is it section 173, or is it section 174 of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता? और साथ ही साथ सीआरपीसी की भी आप सेक्शन बताइए कि सीआरपीसी में हम कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग एफआईआर रजिस्टर करते थे। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेक्शन 173। एज पर सेक्शन 173 हम एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं। और अगर हम बात करें सीआरपीसी की, तो सीआरपीसी में हम देख सकते हैं कि सेक्शन 154 में एफआईआर के प्रोविजंस दिए हुए थे। एंड पॉइंट टू बी नोटेड दैट एफआईआर की डेफिनेशन हमारे सीआरपीसी में या बीएनएसएस में कहीं नहीं मिलेगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोविजंस रिगार्डिंग कंडीशनल ऑर्डर फॉर द रिमूवल ऑफ न्यूसेंस हैज बीन गिवन अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कंडीशनल ऑर्डर, कोर्ट जब कंडीशनल ऑर्डर देती है फॉर द रिमूवल ऑफ न्यूसेंस, ये ऑर्डर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी दे सकती है। तो जो कंडीशनल ऑर्डर होता है फॉर द रिमूवल ऑफ न्यूसेंस, इसको किस सेक्शन के अकॉर्डिंग दिया जाता है? इज इट सेक्शन 131, सेक्शन 151, इज इट सेक्शन 152 और सेक्शन 153 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता? कंडीशनल ऑर्डर की बात हो रही है फॉर द रिमूवल ऑफ न्यूसेंस, and the correct answer to this question is section 152. As per section 152 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, conditional order for the removal of nuisance can be granted. और सीआरपीसी में ये कौन से सेक्शन में ये बात कही गई, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। The next question is, provisions regarding recording of the confession and statement has been provided under which section of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता? रिकॉर्डिंग ऑफ द कन्फेशन एंड स्टेटमेंट की यहाँ बात हो रही है। अगर किसी पर्सन के कन्फेशन और स्टेटमेंट्स को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो एज पर विच सेक्शन वी रिकॉर्ड दैट? इज इट सेक्शन 164 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता? इज इट सेक्शन 173 ऑफ द बीएनएसएस, सेक्शन 183 ऑफ द बीएनएसएस, और इज इट सेक्शन 184 ऑफ द बीएनएसएस? रिकॉर्डिंग ऑफ द कन्फेशन एंड स्टेटमेंट। और एक और बात, कन्फेशन और स्टेटमेंट को यहाँ पर रिकॉर्ड जो किया जाता है वो एक मजिस्ट्रेट करते हैं। तो क्या वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सिर्फ कर सकते हैं या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी कर सकते हैं? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज
सेक्शन 183 के अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स किया जाता है। अगर हम सीआरपीसी की बात करें, सीआरपीसी में सेक्शन 164 में ये प्रोविजन दिए हुए हैं। The next question is, the term bailable offense has been defined under which section of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता? बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन हमें कहां मिलती है? Is it section 2 clause 1 subclause A? Is it section 2 clause 1 subclause B? Is it option C, that is section 2 clause 1 subclause C? Or is it option D, that is section 2 clause 1 subclause D? यहां पर बात हो रही है बेलेबल ऑफेंस के बारे में। सेक्शन 2 क्लॉज 1 के ए में तो हमने देख लिया ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की बात हो रही है। बी में भी हमने देख लिया, बी में तो बेल की डेफिनेशन हमें मिल रही है। तो सेक्शन 2(1)(c) में हमें बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन मिलती है। दैट मीन्स यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता? अब हम बात कर रहे हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन हमें कहां मिलती है? इज इट सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी? नहीं, इसमें तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि यहाँ पर हमें बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन मिलने वाली है। तो इज इट सेक्शन 2(1)(d), सेक्शन 2(1)(e और इज इट सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी? अब इन तीनों में से ही कोई सही आंसर होने वाला है। कॉग्निजेबल ऑफेंस की हम डेफिनेशन पूछ रहे हैं। And the correct answer to this question is option number D. That is section 2 clause 1 के G में हमें cognizable offense की definition मिलती है। The next question is, the term of experience required for becoming a public prosecutor is? Term of experience, experience as a advocate, ठीक है? तो कितने साल की experience की जरूरत है? Is it 5 years, 7 years, 10 years या फिर ऐसी कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर बिकमिंग अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर? एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 7 years ऑफ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट कैन बिकम अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में कौन से सेक्शन में कहा गया है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको इनके आंसर्स नहीं पता है, जो भी मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, आप वो बैरक देखकर भी बता सकते हैं, बिकॉज AIB में तो हमें बैरक ले जाने की परमिशन है। तो आप प्रैक्टिस करिए कि अगर आपको आंसर्स नहीं भी याद हैं तो आप डायरेक्ट से उन आंसर्स को खोजिए, जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पूछ रही हूँ। मोस्टली मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर डायरेक्ट इंडेक्स बेस्ड लगाए हैं, बिकॉज जो BNSS है, BNSS के काफी सारे कंसेप्ट सिमिलर हैं एज पर दी CRPC। तो इसमें डिफरेंस क्या है? सारे डिफरेंस तो हमें इंडेक्स में नजर आ सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे सेक्शंस को बदल दिया गया है, इसीलिए सेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the provision regarding the charge has been given under which chapter of the BNSS? अब चार्ज से रिलेटेड इनमें से कौन से चैप्टर में बात कही गई है? इज इट चैप्टर 15, चैप्टर 16, चैप्टर नंबर 17 और इज इट चैप्टर नंबर 18 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता? चार्जेस कहां पर फ्रेम होते हैं? कोर्ट चार्ज फ्रेम करती है, कौन से सेक्शन या कौन से सेक्शंस के अकॉर्डिंग करती है, चार्जेस में क्या क्या बातें रहती है, ये सारी चीजें हमें मिल जाएगी उस चैप्टर में। तो वो चैप्टर नंबर कौन सा है हमारा? करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज चैप्टर 18 में हमें सारी बातें देखने को मिलती है कि कोर्ट चार्जेस फ्रेम कर रही है, तो चार्जेस में वो क्या क्या चीजें लिखेंगी, क्या एक पर्सन पर एक से ज्यादा चार्ज लगाया जा सकता है, चार्ज को हमें ऑल्टर करना हो या अगर कुछ एरर हो जाए उसमें तो हम क्या कर सकते हैं, ये सारी बातें हमें चैप्टर 18 में मिल जाने वाली है। The next question is, provisions regarding the plea bargaining has been given under which chapter of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता? जैसा कि आपने PYQs में देखा था, प्ली बार्गेनिंग से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसीलिए वी कैन एक्सपेक्ट कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी प्ली बार्गेनिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे हो जिसमें मैंने PYQs सॉल्व कराया है CRPC का, तो मैंने BNSS का बार बार जिक्र करा था कि प्ली बार्गेनिंग कौन से चैप्टर में है। And the correct answer to this question is option number D, that is chapter 23 में हमें प्ली बार्गेनिंग के कंसेप्ट के बारे में पता चलता है।
Our next question is, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, no police officer shall be eligible to be appointed as an assistant public prosecutor if किसी भी पुलिस ऑफिसर को हम एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं अपॉइंट कर सकते हैं। किन मामलों में अपॉइंट नहीं कर सकते हैं? इज इट ऑप्शन ए, दैट इज ही हैज टेकन पार्ट इन द इन्वेस्टिगेशन इनटू द ऑफेंस with respect to which the accused is being prosecuted? Option B, he is below the rank of inspector. Option C, that is both A and B, or is it option D, none of the above? यहाँ पर बात हो रही है पुलिस ऑफिसर को अगर हम असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाते हैं तो किन ग्राउंड्स पर हम एक्सेप्शन ले सकते हैं कि इन रीजंस पर ये नहीं बन सकते हैं एपीपी। एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर ने पार्टिसिपेट करा है इन द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस तो उस केस के लिए वो पर्सन एपीपी का पोस्ट नहीं ले सकता। साथ ही साथ इफ दैट पुलिस ऑफिसर इज बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर देन ऑल्सो ही कैन नॉट बी एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन किस सेक्शन में दी हुई है, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हमने आपसे पूछा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन से सेक्शन में, आप उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। साथ ही साथ जो रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट हो रहे हैं तो वो कौन से मजिस्ट्रेट हैं जो रिकॉर्ड कर सकते हैं कन्फेशन एंड स्टेटमेंट को, उसका जवाब भी आप कमेंट सेक्शन में देंगे। जिनके भी आपको आंसर्स नहीं पता है आप डायरेक्ट खोलिए, आप डायरेक्ट पर ध्यान दीजिए, ये सारे एमसीक्यूज आपको याद हो जाने वाले हैं अगर आप साथ ही साथ डायरेक्ट में लोकेट करना शुरू कर देंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं एक बात बता दूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सारा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट कराने वाली हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल, जिससे हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।